तरीके के एक बयान की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ एक मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने कहा था कि कोठी खाली करवा देंगे। क्या जाटों को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा? चुनाव में जींद में जीत हुई, उसी उसी के बाद हवा बनी भाजपा की। उसकी वजह से प्रदेश के अंदर, ना तो उससे पहले प्रदेश में भाजपा की हवा बहुत डाउन थी। जींद में एक ईंट भी जींद में विकास की रखने का सरकार का नहीं मन बना, और सरकार इस तरह के साजिश षड्यंत्र रचने में कोई पीछे नहीं हटेगी। कैंडिडेट पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हल्के में जैसे हम घूमे तो यहाँ पर भारी और हल्के के व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस के लिए खास तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से भी इसी तरीके से डिमांड है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़? देखिए, इसमें कि वोट तो देते ही नहीं, आप ग्रांट लेने आगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि आप काम तो करा नहीं आपने 6 साल, अब वोट लेने आगे। अगर लोग कहेंगे कि दिन को रात बताओ तो आप रात भी बताओगे। ये भी वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछली जो सरकार रही तो उन्होंने काम ही नहीं करवाए। R2 जो मनोहर सरकार का रहा, गठबंधन की सरकार है, तो आप बार बार जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इतने घोटाले हो गए, इतने घोटाले हो गए। एक शराब घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर आमने सामने हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? दुर्भाग्य की बात है। मैं नहीं कहता इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी दोबारा क्यों नहीं बनाई 6 साल में, या कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया। मैं कहता हूँ 6 साल में किसी स्कूल में कमरा भी बड़ौदा में क्यों नहीं बनाया, जिस पे अनिल विज जी ने कहा कि ये कहाँ गोहाना और बड़ौदा के गांव के अंदर, उन्होंने कहा कि कहाँ गांव में और खेतों में मेडिकल कॉलेज और बनवा दिया हुड्डा साहब ने। इसकी जाँच होनी चाहिए। आज उन्हीं गाँव में वोट लेने जाना पड़ेगा इन लोगों थे। कहीं कोठियाँ खाली कराने की बात करते थे। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग भारत का स्पेशल असाइनमेंट टू द पॉइंट। आज टू द पॉइंट बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के एकलौते सांसद, क्योंकि 15 सांसद हमारे यहाँ से आते हैं 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा में, एक कांग्रेस के एकलौते सांसद हैं राज्यसभा में, और उनसे ही बात करते हैं। एक नई भूमिका है आपकी दीपेंद्र जी। लोकसभा का एक क्षेत्र होता है, एक लोकसभा ही होती है, लेकिन राज्यसभा में पूरा हरियाणा आपके अंदर अंतर्गत आ जाता है। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या प्लानिंग है? क्योंकि पूरा हरियाणा अब आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अनुज जी, देखिए, मेरे लिए कभी भी पद महत्वपूर्ण नहीं रहा। मेरे जीवन का जो लक्ष्य, मैंने कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका से वापस आया था, उस समय मैंने अपने क्षेत्र, अपने जो लोग हैं और हमारा देश है, अपना देश है, अपना प्रदेश है, मैं देश को, प्रदेश को, अपने इलाके को, अपने लोगों को के लिए क्या कर सकूँगा, ये मैंने एक लक्ष्य बनाया था कि जो भी मैं कुछ भूमिका अपनी निभा पाऊँगा तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी तपस्या करूँगा। और ये अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं, ये उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए माध्यम है। जब लोकसभा की जिम्मेदारी मुझ पे थी तो मैंने दिन रात लगकर अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी मेरी कोशिश रही कि अपना लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में मैं देश में सबसे आगे, जो तेज़ी से लोकसभा क्षेत्र बढ़ रहे हैं, उनमें रोहतक की गिनती हो। और मुझे संतुष्टि है कि उस समय उसके परिणाम भी मिले। अब जिम्मेदारी मुझे राज्यसभा की मिली है। राज्यसभा में जैसे आपने कहा कि सभी जो है विधायकों ने मुझे चुनकर और हरियाणा की आवाज़ उठाने के लिए भेजा है दिल्ली की राज्यसभा संसद में, देश की सबसे बड़ी संसद में। तो मेरी जिम्मेदारी यही रहेगी कि अब मैं पूरे हरियाणा के हर वर्ग की आवाज़ वहाँ पहुँचाने का काम करूँ। इसमें जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हरियाणा से 15 सांसद हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में हैं, जिसमें 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं, और हाँ, सही बात है। इस बार परिस्थितियाँ ये बनी कि 14 सांसद भाजपा के हैं, और लोगों ने विधानसभा में इतना साथ सहयोग दिया कि एक राज्यसभा में एक सीट मिल गई विपक्ष को। ये महत्वपूर्ण था। नहीं तो अगर जो सरकार सत्ता पक्ष के सांसद हैं, मैं उनकी कोई कमी नहीं निकाल रहा, सबकी सामूहिक कमी, मगर वो सरकार की कभी आलोचना तो करेंगे नहीं। सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है। प्रजातंत्र में संतुलन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो अब विपक्ष के एकमात्र सांसद के रूप में, का एकमात्र प्रतिनिधि होने के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में, मैं समझता हूँ वो भी जिम्मेदारी इस बार महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा के हर वर्ग की आवाज़ मैं उठाने का प्रयास करूँगा। गरीब की, किसान की, नौजवान की आवाज़
संसद के दीवारों में वो आवाज़ गूंजे और हरियाणा की विपक्ष की आवाज़ भी वहाँ पे महत्वपूर्ण रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। दीपेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस में देखते हैं कि जो यूथ ब्रिगेड है वो छिटक रही है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश, हालांकि राजस्थान में थोड़ा सा ठीक हो गया, उसमें भी आपकी ही भूमिका मानते हैं, ये पता लगा कि आपकी भूमिका रही, तो ये वजह क्या है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात थी, आपने सही कहा कि जो है हम उम्र भी हैं और बहुत लंबे समय तक लोकसभा में भी साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने अपना फैसला लिया जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला रहा, जिसमें हम कांग्रेस पार्टी से निराश भी, हम लोगों को निराशा मिली, मगर वो उन्होंने एक अपना फैसला लिया जिसके साथ वो वे चलेंगे। तो मैं उसको इतनी बात कहना चाहूँगा उन पे। राजस्थान में कोई ऐसी बात नहीं है, राजस्थान अलग है और इसको यूथ ब्रिगेड से जोड़ना या ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से जुड़े हुए फैसले रहते हैं। राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं। राजस्थान में आपने देखा कि आज विश्वास मत हमारी सरकार ने जब हासिल किया तो सभी विधायक और जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे थे, सचिन पायलट जी जिसमें शामिल हैं, सभी लोग साथ आए, तो ये अच्छी बात थी। सभी आपकी परिवार हमारा एकजुट रहा और जो प्रयास राजस्थान के अंदर हो रहे थे सरकार को डिस्टेबलाइज करने के, वो प्रयास विफल रहे, तो ये अच्छी बात रही। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के प्रयास करेंगे। आपकी भूमिका भी रही इसमें, इस तरह की बातें हैं कि देखिए, आपका वैसे भी रिश्ता है राजस्थान से और भूमिका भी काफ़ी बताई जा रही है मजबूती के लिए। देखिए, ये राजस्थान हमारा पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश के नाते सभी जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं राजस्थान के, उनसे सौभाग्य है, सबसे निकट संबंध हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी रहे हों, तो सबके साथ एक निकट संबंध हैं। और कहीं पार्टी की तरफ से जब भी कोई जिम्मेदारी किसी भी स्तर पे मिली है, तो मैंने प्रयास किया है कि जो जिम्मेदारी मिले उसको मैं अपने तरीके से जो कुछ कर सकूं वो वहाँ पे अपना योगदान दूं। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो जो संगठन की बात करते हैं कांग्रेस की, काफ़ी साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो किस तरीके से देखेंगे मजबूती, क्योंकि यूथ आइकन आप खुद हैं, लोग जुड़ेंगे, संगठन एक मजबूती देता है पार्टी को, तो आप किस तरह से देखते हैं, वजह क्या रही? देखिए, जो भी कारण रहे, अभी पोस्टमार्टम में जाने का समय नहीं है। अभी तो हरियाणा में हम सब के आगे हरियाणा के भविष्य को लेकर कैसे चिंता करें, क्योंकि आज बड़ी चिंता है हरियाणा के भविष्य को लेकर। 6 साल में जो ये भाजपा की सरकार है, इन 6 साल के अंदर हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया इस सरकार ने, खुशहाली की पटरी से उतारने का काम किया गया, भाईचारे की पटरी से उतारने का काम अपने राजनीतिक लाभ के लिए उतारने के प्रयास हुए। ये सरकार इस बात के लिए भी जिम्मेदार है। हरियाणा का किसान को दुर्दशा की तरफ धकेलने का काम हुआ, हर प्रकार से 6 साल में ना भाव बढ़ा, खर्चा बढ़ गया, किसान का कर्जदारी बढ़ गई, गरीब आदमी की लगभग सारी योजनाएं बंद हो गई। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जो हरियाणा पे कर्जा था वो 3 गुना हो गया, निवेश आया नहीं, कर्जा 3 गुना हो गया, जिसकी वजह से ना तो सरकारी कोई स्कीम चल रही हरियाणा में कोई निवेश की बड़ी, ना कोई निजी निवेश आया। और इन सभी परिस्थितियों की वजह से आज हरियाणा में एक स्टैटिक हो गया। हरियाणा की जो ग्रोथ थी, हरियाणा की जो विकास दर में नंबर 1 होता था प्रदेश, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। 33% बेरोजगारी हरियाणा की पहुंच गई, हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार। तो ये उपलब्धियां इस खट्टर सरकार, भाजपा की सरकार की 6 साल के कार्यकाल में आपस में, जैसे मैंने कहा कि आपस में लोगों में खटास पैदा करके समाज में अपनी राजनीति तो करी, मगर भविष्य बिगाड़ने का काम इस प्रदेश का हुआ है। और इसी को लेकर चिंता, आज सबसे बड़ी चिंता को मेरे को हमारी पार्टी का पोस्टमार्टम करने की नहीं है। मेरे को सबसे बड़ी चिंता एक भारतवासी होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते अपने प्रदेश के भविष्य को लेकर चिंता है। और जैसे मैंने कहा कि भाई वो उस लक्ष्य की तरफ हम सब का प्रयास, मेरा प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि हम लोग उस बात को लेकर लड़ाई लड़ें।
आपने इसमें बात की कि खटास की बात की, तो इस तरीके के एक बयान की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ एक मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने कहा था कि कोठी खाली करवा देंगे, पहले यहाँ की फिर चंडीगढ़ की। तो फिलहाल तो आपकी कोठी तो अलॉट हो गई है, मुझे पता लगा। देखिए, मैं कभी भी मैंने व्यक्तिगत इस प्रकार की बयानबाजियों में मैं व्यक्तिगत कभी मैंने कोई बयान नहीं दिया है। कोई भी हो, किसी के भी खिलाफ कोई व्यक्तिगत मैंने बयान नहीं दिया है। लेकिन और इस तरह के बयान क्या साबित करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये साबित ये करते हैं कि भाजपा के बहुत से मंत्री और जो मंत्री नहीं भी थे, जी। एक बहुत अहंकार में चल रहे थे, एक बहुत घमंड में चल रहे थे। कहीं तो मुख्यमंत्री जी जो है किसी की गर्दन काटने की बात करते थे, तो कहीं इनके कोई मंत्री किसी को जेल में डालने की बात करते थे, कहीं कोठियाँ खाली कराने की बात करते थे। मगर लोगों की कहाँ बात होती थी? ये कहाँ बात होती थी कि भाई कोई नई औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, या कोई बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं, या मेट्रो को चारों दिशाओं में आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी बातें होनी चाहिए थी। केवल हम पे निशाना साधा, हमें हमारी आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को बंद कराने के लिए साजिश षड्यंत्र हुए। रोहतक लोकसभा चुनाव में भी मैंने देखा जिस प्रकार से सारी पूरे तंत्र को, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, वो भी हमने झेला। तो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति हरियाणा में जो रही, वो हमें निशाने पे रखा है पिछले 6 साल से। मगर हमने भी संघर्ष किया इन 6 सालों में, लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया। इस जो उनका जो प्रायोरिटी रही, जैसे आपने कहा कि भाई घर खाली कराएंगे, अगर वो मंत्री बोलते कि भाई हम रोहतक के लिए क्या कराएंगे, तो लोग शायद उनको ज़्यादा तवज्जो देते। अपना विजन नहीं दे पाए। तो वो तो विजन तो दिख ही गया। इन 6 साल में लोगों ने इस सरकार से जुड़े हुए लोगों का, जो हरियाणा में प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार से जुड़े हुए लोगों का विजन देख लिया 6 वर्ष के अंदर। और अब मैं मानता हूँ आने वाले समय में ख़ास तौर पे जो नौजवान हरियाणा के, मैं उन सब से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये समय, ये मौका और ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है उस विषय में कि हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा में लेके जाएं। जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को, जैसे मैंने कहा, विकास खुशहाली की पटरी से उतारा है, वापस उस पटरी पे हम लेके जाएं, क्योंकि हरियाणा के पास एक पोटेंशियल है। देश में सबसे आगे कोई राज्य अगर पहुंच सकता है हर विकास की दृष्टि से और उज्जवल नौजवान के भविष्य की दृष्टि से, तो हरियाणा देश में एक बहुत बड़ा मॉडल हम लोग हरियाणा के माध्यम से पूरे देश को दे सकते हैं। पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है हरियाणा। मगर उसके लिए सब वर्ग, सारे युवा साथी सामने आएँ और इस बदलाव में हिस्सेदारी, अपना योगदान दें, हिस्सा लें। ये मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणा के सारे नौजवानों को अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। जी, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बड़ौदा चुनाव की। बड़ौदा चुनाव से पहले अगर हम भाजपा के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो बड़ौदा उपचुनाव से पहले यहाँ पे ओपी धनखड़ का आना और उसके बाद चुनाव प्रभारी जिस तरह से आवाज़ें उठी कि यहाँ पर जाट बहुल्य है, तो वहाँ पर बदलाव आना, क्या जाटों को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा? देखिए, ये राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों का हिस्सा हो सकती है। मैंने कभी भी इस प्रकार की जो है राजनीति में मेरा कभी कोई विश्वास नहीं रहा है। मगर वह भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि क्या उनकी किस तरह की रणनीतियाँ रही हैं। मगर अगर ये सोच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश सरकार को तो सभी को बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे वहाँ पर, वहाँ उन्होंने कहा था कि अगर राज्य में साझा करना है तो आप जीत यहाँ से जिता के हमारे को भेजिए। तो क्या उसमें एक सवाल हालांकि उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या इसका मतलब ये माने कि वो लोग जहाँ उनकी सरकार का, यानी कि उनकी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, विधायक नहीं है, तो वहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे? क्या इसका मतलब ये माने? आपने भी सुना होगा उसको भाई। देखिए, अब इसके 2 पहलू हैं इस उत्तर के। पहला इसका जवाब है कि प्रजातंत्र में आप मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा प्रदेश आपके लिए बराबर होना चाहिए था। ये जो 6 वर्ष हैं, इन 6 वर्ष में पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से आपको देखना की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य ये है। सवाल उस पे भी आया, सबका साथ तो सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका, वो क्या वो नारा था?
6 वर्ष से मुख्यमंत्री जी या कोई कैबिनेट का मंत्री बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में एक बार भी नहीं देखा गया, एक बार भी कोई प्रोग्राम नहीं किया, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं किया। यहाँ तक कि एक बार किसी के घर चाय पीने भी नहीं गए। जब मैंने ये बोला चाय पीने भी नहीं गए, तो एक पत्रकार जो भाजपा से शायद जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरे से उसका जवाब दिया कि हो सकता है कि आप अपनी चाय में चीनी नहीं डालते थे। मैंने ये गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी बात, तो चाय में चीनी नहीं डालते थे। तो मैंने कहा चीनी तो हम खूब डालते हैं, जितनी कहेंगे उसे फालतू डाल देंगे, मगर शायद हमारी चीनी मीठी नहीं लगती होगी, हमारी चीनी में मिठास इनको नहीं शायद टेस्ट में आती होगी। तो दुर्भाग्य रहा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को तो हरियाणा के मानचित्र पे इन्होंने माना ही नहीं, और एक बड़ी भारी अनदेखी का बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र शिकार हुआ। ये पूरा इलाका शिकार हुआ। वैसे तो पूरा हरियाणा के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया कहीं भी, मगर इस पूरे इलाके को तो जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान भी नहीं मिला। और अब उसी स्वाभिमान पे ये एक और तिरस्कार किया कि 6 साल में तो आए नहीं, एक दिन आए। अब जब मैंने उठाया कि 6 साल में नहीं आए, तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद एक दिन मुख्यमंत्री जी आए और क्या कहा उस दिन कि भाई अगर काम कराने हैं तो विधायक बनाओ, ये शर्त रखी। तो ये शर्त रखी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, यही बात जींद में कही थी, जींद वालों ने जिता दिया। दूसरा पहलू है इस जवाब का। तो जींद वाले आज सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि 2 साल हो गए उनको भी। उपचुनाव था जींद में, 2 साल पहले जो उपचुनाव में जींद में जीत हुई, उसी के बाद हवा बनी भाजपा की। उसकी वजह से प्रदेश के अंदर, ना तो उससे पहले प्रदेश में भाजपा की हवा बहुत डाउन थी। मगर जींद वालों से आज जाके पूछो, जींद के अंदर जो सड़क हैं, जो गलियां हैं, उनमें नदियां बह रही हैं इस बारिश के मौसम में। 2 साल से जींद में एक ईंट भी जींद में विकास की रखने का सरकार का नहीं मन बना। तो वहाँ भी ये बात कह के गई थी। तो अब किस बात का विश्वास करें? और केवल जींद ही नहीं, एक और चीज़ जैसे बीच में कही कि भाई सरकार से जुड़े हुए लोगों ने बनाई कि आप जिता दो तो आपको सत्ता में भागीदारी हो जाएगी। पिछली बार कौन कौन थे सत्ता में भागीदारी? साथ लगता इसराना हल्का है बड़ौदा में, वहाँ से कृष्ण पवार जी मंत्री थे। लोगों को क्यों उतनी बुरी तरह से उनको जो है, हाँ, इसी प्रकार से रोहतक से मनीष ग्रोवर थे, सोनीपत से हमारी बहन कविता जैन थी, हमारे धनखड़ साहब बादली से थे, अभी कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे नारनौन से थे, सारे आसपास के हल्के। तो क्या कारण है भाई? तो यानी कि आप जो है, जो मंत्री जो जितना बड़ा मंत्री था वो उतना ज़्यादा लोगों का तिरस्कार करता था कि लोगों को, जबकि नारा था कि 80 से पार जा रहे हैं, मगर फिर भी लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि ये 6 साल की जो सरकार की कार्यकाल रहा है उस पर रेफरेंडम होगा। 2-3 बड़े मुद्दे हैं। 6 साल आपने क्या किया? अब आप किस तरीके से बोल रहे हो लोगों को भाई आप जिताओ तो ही बड़ौदा। 6 साल तक क्यों नहीं माना इस हल्के को? हमें पता है आपकी क्या नीयत है, आगे भी आप। तो आपके इस अहंकार को तोड़ने का काम जनता करेगी, और आपके कार्यशैली पर और जो प्रदेश को इस प्रकार से दुर्दशा की तरफ आज ले गए, उस पर रेफरेंडम बड़ौदा के अंदर होगा। गठबंधन है और दोनों ही, अगर सीधी सी बात है कि एक ही शायद कॉमन वहाँ से विधायक उतारेंगे, वो उम्मीदवार उतारेंगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा अपने हल्के में, इसमें बड़ौदा में? ये तो मैं स्वागत करता हूँ कि दोनों इकट्ठे आएँ, और भी जो ताकतें हैं वो इकट्ठे होकर लड़ें चुनाव। क्योंकि ये पहले मिलके तो पहले भी लड़ते थे, मगर सामने से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं होते थे, अप्रत्यक्ष रूप से एक होते थे। आपने देखा होगा, जब अभी दादा गौतम बोले, एक विधायक जजपा के, उन्होंने क्या कहा कि जिस दिन हुड्डा साहब ने सोनीपत से पर्चा भरा था, उसके अगले दिन जो है सरकार के इशारे पे भाजपा से हाथ मिलाकर दिग्विजय सिंह ने पर्चा जो भरा वो जीतने के लिए नहीं, मगर कैसे हुड्डा साहब वहाँ से ना जीत पाए, कैसे वो हारें, उस बात के लिए पर्चा भरा। तो पहले भी मिलके चल रहे थे, और हमें तो पता था कि विधानसभा चुनाव जब लड़ा जा रहा था तो उस समय भी हमें तो पता था कि पीछे से इनकी बातचीत चल रही है। जब नतीजा आ गया तो जिस दिन नतीजा आया, आपको याद होगा, इन्होंने शर्तें रखी कि भाई कौन पेंशन बढ़ाएगा, 5,000 करेगा। तो सारी जो शर्तें रखी, हुड्डा साहब ने कहा कि हम पहले नवंबर से पहली बैठक में सारी शर्तें मान लेंगे, और जो मान सम्मान की आपकी जो बात होगी, और जो इन्होंने आपने कहा है और जो नहीं भी कहा है,
वो भी मान लेंगे, क्योंकि जनादेश सरकार के खिलाफ है। आप जो है सरकार लोगों ने इस सरकार को नकारने का काम किया है, मगर क्या हुआ, रातों रात हमने मानी बात, मर गए किसके पास, भाजपा के साथ जाके सरकार बनाई। तो ये मिलके पहले भी चल रहे थे अप्रत्यक्ष तौर से। अप्रत्यक्ष तौर से मैं तो ये कहूँगा कि ये अच्छा है, और भी अभी भी कई साजिशें षड्यंत्र ऐसे हो सकते हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि बहुत से जो प्रत्याशी हैं उनको इसलिए उतारा जाएगा या इसलिए खड़े होंगे कोई निर्दलीय दल से या कोई छोटे दलों से, जो किस प्रकार से कांग्रेस की वोट में सेंध लगाई जाए, और सरकार इस तरह के साजिश षड्यंत्र रचने में कोई पीछे नहीं हटेगी। तो ऐसे साजिश षड्यंत्रों को लोग नाकाम करें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और जो भी ऐसी शक्तियाँ हैं वो सारे मिल के कैंडिडेट उतारें, जो सारी मिल के एक कैंडिडेट उतारें भाई, ताकि हमारी कुश्ती में मज़ा आए, ताकि लोगों को भी कुश्ती देखने में मज़ा आए, हमने भी कुश्ती लड़ने में मज़ा आए, और सबको एक जो सबका साजला इनका पहलवान होगा, उसने एक साथ उसकी कड़ लगाने में जो है एक हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक मैं समझता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है। जब ये नतीजा आएगा आप देख लेना, यहाँ से बदलाव का संकेत हरियाणा के अंदर जाएगा। जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की सीट का नतीजा डिक्लेयर होगा, उसी दिन से खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दीपेंद्र जी, आपको जिस तरह से विधानसभा में मैंने देखा कि यहाँ पर रोहतक, सोनीपत, झज्जर की जिम्मेदारी दी गई थी और काफ़ी सारा उसका आपका इम्पैक्ट भी देखा गया और नतीजे भी आपके हक में देखे गए। यहाँ भी आपको बड़ौदा में भी उपचुनाव में भी जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से आप क्योंकि आपने ही कहा कि सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी, पूरी मिशनरी आपके सामने होगी, तो फिर किस तरीके से पार होगी ये चुनाव की नदियाँ? ये चुनाव बड़ौदा के 36 बिरादरी की जनता बनाम हरियाणा की सरकार का चुनाव। हरियाणा की भ्रष्टाचार में लिप्त जो अभी लूटमार में लगे हुए हैं और असंवेदनशील सरकार एक तरफ खड़ी है, असंवेदनशील ऐसी कि जिस सरकार ने किसान को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, जिस सरकार ने गरीब आदमी पे चोट मारने में कसर नहीं छोड़ी, ऐसी असंवेदनशील सरकार जिस सरकार के कार्यकाल में 80 लोगों पे गोलियों से जान गई, मगर सरकार को आज तक उसका पछतावा नहीं हुआ। ऐसी असंवेदनशील सरकार जिस सरकार में 33% देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, और उसके बावजूद उन जो है नौजवान की आज तक सरकार ने परवाह नहीं करी। तो असंवेदनशील सरकार, विफल सरकार, असंवेदनशील सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, जब पूरा देश और दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तो इस सरकार के ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग शराब घोटाले, खनन घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से हरियाणा की जनता को कुछ उस समय दे रही थी सारी सरकारें, मगर ये देने की बजाय लूटने में लगे थे। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दे रहे थे। ऐसी नीयत, इनकी नीयत, ऐसी नीयत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसी सरकार एक तरफ है और बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता एक तरफ है। जो जनता के मन में भाव है वो हमारी तैयारी है। आप पूछ रहे थे कि भाई कैसे मुकाबला करेंगे। हम अपने भाइयों के 36 बिरादरी की जो भाई बहन हैं, जो जनता है, उनकी भावना से और उनके आशीर्वाद से ये इलेक्शन लड़ेंगे। वो उनकी भावना और उनका आशीर्वाद एक तरफ है, जो सच्चा है, जो सच वो है। और ये जो सरकार की जो विडंबना है, जो 6 साल तक बड़ौदा की तरफ एक बार भी झांका नहीं, और अब झोंकेंगे सब कुछ अपना। तो रिलीज करना शुरू कर दिया हालांकि। तो इसमें मैं ये, जैसे मैं आपकी पार्टी कंडीशनल है, वो भी कंडीशनल है, जो भाई वो भी मतलब मैं समझता हूँ कि भाई वो भी आप पता करें, कहीं अगर कुछ इन्होंने कहा है, कोई काम करा रहा है तो एक किस्त दे रहे हैं ताकि बस वो काम 1-2 महीने चले। अगर नीयत पूरी है तो पूरी किस्त दो। जैसे कहीं अगर कोई डेवलपमेंट का काम होना है, कोई किसी गांव में कोई मंत्री गए, कोई छोटा मोटा कोई काम होना है, तो उसकी एक किस्त दे रहे हैं कि भाई ठीक है, ये पहली इंस्टॉलमेंट हो जाए। तो अगर नीयत ठीक है, अगर चुनाव के बाद भी आपकी नीयत ठीक है तो अब पूरा दे दो। तो मगर दुर्भाग्य की बात है कि नीयत इनकी ठीक है नहीं। अब कैंडिडेट पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हल्के में जैसे हम घूमें तो यहाँ पर भारी और हल्के के व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस के लिए खास तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से भी इसी तरीके से डिमांड है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़? देखिए, इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है
और मुझे विश्वास है उस प्रक्रिया के माध्यम से जो कांग्रेस के हमारे नेता विपक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी, महासचिव हैं आज़ाद साहब, सभी लोग मिलके जो उस प्रक्रिया के हिस्सा में होंगे, जो विधानसभा क्षेत्र की लोगों की जो आवाज़ है उस आवाज़ के को सुन के जो सबसे ज़्यादा सर्वप्रिय उम्मीदवार संभव हो सकेंगे। मुझे क्राइटेरिया बता रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये प्रयास पार्टी का रहता ही है कि लोगों के भावनाओं के अनुसार और जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य हो, सबसे ज़्यादा जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि ये पार्टी के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सारी बातों को देख के समझने के बाद जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा, मगर वो जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब की बातें हैं। अभी हाल में 2 कॉलेज भी वहाँ पर हल्के को दे दिए गए हैं, और अब जैसे आप पहले बता रहे थे कि किस्त दे दी गई, हालांकि जवाब उसी में था बहुत सारा, लेकिन मैं कुछ जगह से इस तरह से भी आया कि जैसे सरपंचों से भी उनका फंड रिलीज़ करवा रहे हैं। मैं अब इसमें 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको। ये मुडलाना ब्लॉक है, मुडलाना ब्लॉक के सारे सरपंच जब मिलने गए पिछली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे पंचायत के और मुख्यमंत्री खट्टर साहब और धनखड़ साहब के पास, तो उनको क्या जवाब मिला कि वोट तो देते नहीं, आप ग्रांट लेने आगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि आप काम तो करा नहीं आपने 6 साल, अब वोट लेने आगे। इसी तरीके से जो हमारे बड़ौदा बारे के सारे गांव हैं, कथूरा बारे के सारे गांव हैं, ये सारे उठ के गांव गए कि ड्रेन नंबर 8 में आप पानी छोड़िए। हुड्डा सरकार में 10 वर्ष ड्रेन नंबर 8 में हमेशा पानी छूटता था इन सारे गांव के सिंचाई के लिए। तो क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने जवाब दिया, तो गंदा नाला है, इसमें नहर का पानी कैसे छोड़ सकते हैं? अब छोड़ रहे हैं 6 साल तक उसमें एक टोपा पानी का छोड़ने का काम हुआ नहीं। तो ये इनका जो है इस सरकार से के जो प्रतिनिधि हैं उनका ये भाव था हमारे इलाके के प्रति। और तो अब जो है 6 साल की जो जख्म हैं उनमें मलहम 6 दिन चुनाव में, अब तो गरज है इनको, हाँ उन्हें मलहम लगाने की कोशिश कर, मगर अब तो इनको गरज है। आज के दिन लोग जागरूक हैं, जब लोगों को गरज थी तब आप कहाँ थे? अब आपको गरज है इस चुनाव में, तो आप दिन को रात भी बताओगे, हम कहेंगे, अगर लोग कहेंगे कि दिन को रात बताओ तो आप रात भी बताओगे, मगर आपकी नीयत तो दिख चुकी है, वो नहीं बदली जा सकती। आप पे भी वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछली जो सरकार रही तो उन्होंने काम ही नहीं करवाए। हल मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में। ये तो चुनाव में तो कहेंगे, मगर हम अगर फैक्ट में बात करें, क्या कारण है, मैं सवाल पूछता हूँ खट्टर सरकार से। हमारे समय इस इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज बना, खानपुर मेडिकल कॉलेज, जिस पे अनिल विज जी ने कहा कि ये कहाँ गोहाना और बड़ौदा के गांव के अंदर, उन्होंने कहा कि कहाँ गांव में और खेतों में मेडिकल कॉलेज और बनवा दिया हुड्डा साहब ने, इसकी जांच होनी चाहिए। आज उन्हीं गांव में वोट लेने जाना पड़ेगा इन लोगों को। मेडिकल कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, खानपुर में महिला विश्वविद्यालय जो पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, इन्हीं गांव इन्हीं खेतों में। गर्व है मुझे इस बात पे। दुर्भाग्य की बात है, मैं नहीं कहता इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी दोबारा क्यों नहीं बनाई 6 साल में, या कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया। मैं कहता हूँ 6 साल में किसी स्कूल में कमरा भी बड़ौदा में क्यों नहीं बनाया। अब तो कह रहे हैं 2 कॉलेज घोषणा, भी तो गरज है, मगर 6 साल में कमरा भी क्यों नहीं बनाया, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से हमारे समय में 10 पावर हाउस बने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इनकी सरकार में एक भी पावर हाउस नया क्यों नहीं बना। हमारे समय में 57 सड़कें, जो एक गांव से गांव को कनेक्ट करने की सड़क हो या मेन रोड हो, 57 सड़कें बनी इनके सरकार में। पिछले 6 साल में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी नई सड़क क्यों नहीं बनी। और जो मंजूर सड़क थी, जो ये हमारी जो है सोनीपत गोहाना जींद नेशनल हाईवे, 7 साल पहले 2013 में मंजूर हो गई थी। 6 साल तक इन्होंने इस पे काम भी शुरू नहीं कराया। अब जाके गडकरी जी का कार्यक्रम, अब इलेक्शन शुरू होने के बाद अब वो कह रहे हैं कि इस पे काम शुरू कराएंगे। इसी तरीके से हमारी सरकार के समय 20
खेल स्टेडियम बने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों के अंदर। इनकी सरकार में वो नया तो स्टेडियम एक भी नहीं बना, मगर वो जो 20 स्टेडियम बने हुए हैं उन स्टेडियमों का भी क्या दुर्दशा आप जाके देख सकते हो। इसी प्रकार से जब हमारी सरकार थी तो 6 PHC CHC जो मेडिकल होते हैं गांव स्तर के, वो PHC और CHC बने। इनकी सरकार में एक भी कोई नया PHC CHC तो छोड़ो, आप जो है ये इन छोटे अस्पतालों में, गांव स्तर के अस्पतालों में स्टाफ भी पूरा कराने की बात छोड़ो, मेडिकल कॉलेज जो अपन खानपुर में है उसी में स्टाफ की कमी आ गई। वो जिस तेज़ी से वो बढ़ रहा था आगे, इन्होंने तो उसको गांव, और हम पे इंक्वायरी करा रहे थे कि ये कहाँ गांव में बना दिया मेडिकल कॉलेज। तो ये इसी प्रकार अगर हम पूरे सोनीपत की या गोहाना की बात करें, जब 10 वर्ष की हुड्डा सरकार थी, सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, और इस सरकार नहीं, मैं बाकी पहले की सारी सरकारों से पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली के साथ लगता हुआ जिला सोनीपत जिला, जब से आज़ाद हुआ देश तब से लेकर और जब तक हुड्डा सरकार बनी 2005 में, तब तक एक भी यूनिवर्सिटी सोनीपत में नहीं थी, एक भी विश्वविद्यालय। मुझे गर्व है इस बात का, क्योंकि दिल्ली के साथ लगता है, यहाँ पूरा NCR का वो आता है कि 10 वर्ष की सरकार में 6 यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मूर्थल की बात हो, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कानपुर की बात हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की बात हो, चाहे वो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्वयं बात हो, चाहे वो निफ्टेम यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो निजी क्षेत्र के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आई इस समय में, जैसे जिसमें अपना OP जिंदल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी की बात हो, जो आज देश में सबसे बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें गिनती होती है। आज वो सोनीपत 10 साल के प्रयासों के बाद दुनिया का अगर शिक्षा का, हिंदुस्तान की में अगर शिक्षा के हब के रूप में अगर कोई क्षेत्र उभर रहा है तो ये क्षेत्र उभर रहा है। क्योंकि जो है, मैं अब सवाल पूछता हूँ कि इनकी 6 साल की सरकार, 6 साल की सरकार में आपने यूनिवर्सिटी नहीं दी, आपने तो एक स्कूल भी नहीं दिया। एक गांव में स्कूल बता दें जो इस सरकार इन्होंने बनवाया हो। स्कूल कई तुड़वाने के तो काम करे, जो अपना जो कई स्कूलों में अपने सब्जेक्ट बंद करा दिए, कई स्कूलों को अपग्रेड जो थे उसको डाउनग्रेड कर दिया। एक स्कूल बताएं जो सोनीपत में बनवाई, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता। आप हाँ हाँ न, एक स्टेडियम बनाए किसी गांव में, मैं बड़ौदा की नहीं, पूरे इस इलाके में किसी भी गांव में एक स्टेडियम बता दें जो मुख्यमंत्री जी आएंगे। हालांकि रोहतक में ये दावा किया गया था कि सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी थी, तो वो सबसे बेस्ट, अब बड़े वो भी एक विषय है स्पोर्ट्स पॉलिसी का, उस पर भी मैं एक बात करूँ। मैं अगर इसमें अपना उत्तर पूरा कर दूँ, नया काम तो कुछ करा नहीं। इस इलाके का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने बड़ी मेहनत से मंजूर कराया था, आपको याद होगा, 2 रेलवे बजट में मैंने 2 चीज़ें बड़े जो है, एक तो जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, ताकि ये इस पूरा इलाका सीधा दिल्ली से जुड़े। उस रेल की लाइन के माध्यम से गोहाना सोनीपत होकर से अभी जो है रोहतक आके जो जुड़ता है, तो एक रेल की लाइन। मगर रेल की लाइन के पीछे जो मेरी सोच थी, वो सोच एक ये भी थी कि रेल की लाइन के साथ साथ जो कपूरथला के अंदर रेल कोच फैक्ट्री है, दूसरी रेल कोच फैक्ट्री भारत सरकार बनाने जा रही थी कहीं, वो यहाँ मंजूर कराई थी। वो उसमें हज़ारों करोड़ का, लाखों करोड़ का निवेश होता, हज़ारों बच्चों को रोज़गार का अवसर मिलता, इंडस्ट्री आती, छोटा व्यापारी भी खुशहाल होता, ये इलाका आगे जाता। जैसे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई, उसी तरीके से वो रेल कोच फैक्ट्री भी बड़े एक मील का पत्थर साबित होती इस इलाके के लिए। मगर मैंने कहा कि 6 साल में नया काम तो कोई किया नहीं, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई उत्तर प्रदेश में। उसको भी अगर मैं ये भी मानता हूँ कि भाई आपकी नहीं चलती ऊपर, वो जो आप ऊपर ले जो फैसला करते हैं, मगर कम से कम कह तो सकते थे। दर्द तो महसूस होता। हरियाणा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तो थे आप, प्रदेश के मंत्रिमंडल में सारे मंत्री तो बैठे थे, तो वो ये तो कह सकते थे कि भाई कम से कम ये जो यूपी में जा रहा है ये ठीक नहीं है, हम इसके खिलाफ एक चिट्ठी तो लिख सकते थे। मैं अपना मान लेता कि भाई, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने मंजूर कराया था अनुज, वो एक दिन में मंजूर नहीं हुई थी और लंबे समय तक हमारे इलाके को उसका फ़ायदा मिलता। मगर ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने उसका भी दर्द महसूस नहीं किया। ये तो हमारी इंक्वायरी करा रहे थे कि ये कहाँ खेतों में ये मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के मान सम्मान से जुड़ी हुई ये लड़ाई है। और हरियाणा प्रदेश की जो मैंने कहा मेन तो लड़ाई सोच की लड़ाई है, जो हरियाणा प्रदेश का नुकसान किया। तो ये सारे मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे।
पार्ट टू जो मनोहर सरकार का रहा, गठबंधन की सरकार है, तो आप बार बार जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इतने घोटाले हो गए, इतने घोटाले हो गए। एक शराब घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर आमने सामने हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, वैसे तो लोगों से आप पूछोगे, आप एक काम करो, आप हरियाणा के किसी भी ज़िले में जाओ और वहाँ पे आप जो किसी भी आप ठेके पे जाओ और ठेके के बाहर जो लाइन लगी होगी या जो लोग होंगे, आप उनसे आप पूछो कि भाई ये शराब घोटाला, उनसे पूछो, जो ग्राहक था शराब का, आप उनसे पूछो कि इस शराब घोटाले में लॉकडाउन के कौन जिम्मेदार था, किसकी जेब में पैसा जा रहा था, वो इंक्वायरी आपके सामने आ जाएगी। मेरे को भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता की आवाज़ सच की आवाज़ होती है। सबको पता है कि कौन से ठेकेदार अपने गोदामों में सरकार से शराब बनवा रहे थे, किस तरीके से उनकी सप्लाई हो रही थी, वो सबको होम डिलीवरियाँ भी हुई, वो सारी चीज़ लोगों को हर ज़िले के अंदर कौन किस फैक्ट्री से आ रहा था, कौन अपना ठेकेदार इसमें शामिल थे और वो सारे किसके पास अपने पैसे पहुंचा रहे थे। ऐसे ही रजिस्ट्री घोटाला है भाई। ये जो तहसीलदार आपने हटाए, ये तहसीलदार पैसे किसको दे रहे थे, किसकी संरक्षण में ये हो रहा था, सबको पता है। तो जब तक सरकार में बैठे लोग राजनीतिक संरक्षण नहीं देते, प्रदेश में इतने बड़े घोटाले संभव नहीं है। हमने तो पहले दिन से कहा था, ईमानदारी से लूट रहे हैं। है जो है इतनी जो है हमने ऐसी नहीं देखा। हर महकमे में इतनी लूट। खनन घोटाला आप देखो, आप यमुनानगर में जाके देखो, ट्रक चल रहे हैं ईमानदारी से, ट्रक चल रहे हैं रात, ऐसा ट्रैफिक ट्रकों का हमने नहीं देखा। पूरा यमुनानगर की सारी जो है, पूरा जो यमुनानगर टाउन सिटी है उसको बर्बाद कर दिया। आप दादरी में जाके देखो, आप खानक में जाके देखो, कितनी किस की पार्टनरशिप में वो चल रही हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया किस की पार्टनरशिप में चल रहे हैं जो है। तो ये इनके ईमानदार सरकार की झलकियाँ हैं। तो मगर साथ की बात ये भी आपने सही कही कि ये वैसे तो लोगों को पता है, सच आ चुका है सामने, मगर किसी रिपोर्ट में नहीं आ सकती सच, क्योंकि ये जांच एजेंसियां सारी सरकार पे सत्ता, आज के दिन सरकार के हाथ की कठपुतलियां हैं। हमें कोई उम्मीद नहीं। ये जो जांच हुई है, एसीटी की जो जांच हरियाणा के अंदर हुई है, इस जांच के बाद भी जो बड़े एक्साइज डिपार्टमेंट के, आबकारी डिपार्टमेंट के सब बड़े अफसर हैं, उनके नाम वगैरह आ गए। मगर क्योंकि दो मंत्रियों की आपस में इस पर इतनी जद्दोजहद है, तो मैंने ये कहा था कि दोनों मंत्री इस्तीफ़ा दें, उप मुख्यमंत्री भी और गृह मंत्री भी, और सिटिंग हाई कोर्ट के जज से एक आप जांच कराओ, तो कहीं ना कहीं कुछ विश्वास बनेगा कि भाई कुछ जांच हुई है। मगर उसके अभाव में तो ये जांच ऐसी धान घोटाला था, जांच तो उसकी भी हो रही थी, मगर जो जांच की मांग कर रहे थे जेजेपी पार्टी वाले, जांच की मांग कर रहे थे सरकार दोबारा बनने से पहले, मगर जब जांच की, अब उस जांच पे पर्दा डालने में जो है, जो मांग कर रहा था वो उसके पर्दा डालने में सबसे आगे थे। वो कैसे रातों रात बदले, वो तो वो बताएंगे अपने क्या रहस्य हैं कि भाई रात को इस तरह की क्या बातें हुई कि भाई आप अगले दिन ये कहो कि भाई कुछ हुआ ही नहीं उस घोटाले में। तो साफ है, खट्टर सरकार पार्ट 1 के समय हरियाणा को बर्बाद किया गया, हरियाणा जला। खट्टर सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल में हरियाणा को लूटा जा रहा है और बड़ी बेबाक तरीके से लूटा जा रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि इस सब के बीच में मुझे जो चिंता है वो हरियाणा का जो युवा है, वो जो उसका भविष्य, जो हरियाणा प्रदेश का भविष्य, जो दिल्ली के नज़दीक होने के कारण एक हम बहुत एक जो है देश को उदाहरण दे सकते थे, हरियाणा को इतनी गति से आगे लेके जाया जा सकता था, वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा रहा है। कोई दूरदर्शिता, कोई विजन दिख नहीं रहा हरियाणा के भविष्य को लेकर। इस बात का मुझे दर्द है। इसमें एक सवाल छूट गया था हमारे बीच में कि एक पार्टी और है इनेलो, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक मैंने खबर भी पढ़ी थी कि अब की बार शायद वो अपना जो चश्मे का निशान है वो भी उनसे छिटक ना जाए कहीं उनकी इस तरह। तो क्या देखते हैं इस चुनाव में, क्या भूमिका? देखिए, कहते हैं इनेलो एक हरियाणा के आज राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक समय था कि इनेलो की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, मगर वो धीरे धीरे उनके कार्यशैलियों की वजह से और आपस के उनकी परिवार की कलह की वजह से और कार्यशैली की वजह से तो कहीं ना कहीं राजनीतिक शून्य की तरफ वो पार्टी बढ़ी है। अब उनकी एक सीट है विधानसभा में। तो
बहुत बड़ा इतनी कोई बात कोई महत्व, हाँ कोई इतना कोई वो है। आप अपने उनका अपना है, उस पर मैं और तो क्या कमेंट करूं कि उनकी पार्टी का क्यों पतन हुआ, क्यों वो यहाँ तक पहुँचे, उस पर मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं मानता वो कई कारण रहे, सारा प्रदेश जानता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बाकी किसी का कोई वहाँ पे मुकाबला सीधा है। जो मैंने कहा, कांग्रेस हरियाणा की ये नाकारा सरकार बनाम बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की छत्तीस बिरादरी की जनता, ये सरकार बनाम जनता का चुनाव है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि बड़ौदा की जनता जीतेगी। शुक्रिया दीपेंद्र जी। और जिस तरह से यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है उस पर खास तौर पर हमने बात की, टू द पॉइंट जवाब दिए। धन्यवाद जी।